कहिए यार, पढ़ रहे हैं, पैसा जमा करो कि कहाँ डेमो लोगे, हटा दीजिए। चलिए ठीक है, बात कर लीजिएगा। देखते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग, वैसे तो अपने सिलेबस में 3 पार्ट है, लेकिन एक दो बार जो है केवीएस में एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं मास स्पेक्ट्रा से, इसलिए हम चारों पार्ट हम लोग देखते हैं। पहला जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को देखना है। दूसरा जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एनएमआर है। तीसरा जो है आईआर है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चौथा जो है मास स्पेक्ट्रा। और ये जो है केवीएस में इससे हमें एक आध सवाल मिले हैं, और बाकी तो मास स्पेक्ट्रा से कोई सवाल मिलते नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 3 है, तो ये 3 पढ़ेंगे जरूर। अगर समय की स्थिति अनुकूल रही तो मास स्पेक्ट्रा भी पढ़ा देंगे, अन्यथा फिर कभी बाद में देखा जाएगा। देखा जाए, हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले एक दो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फिर आते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। बहुत बेसिक सवाल, छोटे सवाल एक दो पूछे गए हैं, तो हम लोग बहुत बेसिक चीजें ही इनमें ज्यादातर देखेंगे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं यदि डिस्पर्सन प्रकाश का डिस्पर्सन, यदि प्रिज्म पर हम सफेद प्रकाश को गिराते हैं तो प्रिज्म से बाहर जब प्रकाश निकलता है तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की तरंगे अलग अलग कोण से मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से सभी रंग की तरंगे सेपरेट हो जाती हैं और एक निश्चित वेवलेंथ या हम कहें फ्रीक्वेंसी के बढ़ते घटते क्रम में, फ्रीक्वेंसी के जो है बढ़ते क्रम में या वेवलेंथ के घटते क्रम में हमें जो उनका क्रम प्राप्त होता है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक दो बेसिक चीजें हैं, उनको देखिए फिर आते हैं। व्हेन विजुअल लाइट से प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक समूह है, a group of electromagnetic radiation, a group of electromagnetic radiation, a group of electromagnetic radiation, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक समूह। जब जो है दृश्य प्रकाश गुजरता है, is passed through a prism, प्रिज्म से होके गुजरता है तो क्या होता है, यह जो है कई रंगों में टूट जाता है, अलग अलग रंग इसमें से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कई रंगों का समूह होता है सफेद प्रकाश, तो सभी रंग अलग हो जाते हैं। इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर, 7 रंग होते हैं। इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर, 7 रंगों में सफेद प्रकाश पृष्ठ से निकलने के बाद टूट जाता है। which correspond to definite wavelength, जो कि अलग अलग वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाले होते हैं, which corresponds to definite wavelength, जो कि अलग अलग निश्चित वेवलेंथ के संगत होते हैं। लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ और होगी, नीले रंग का और होगा, वायलेट का और होगा, ऑरेंज का अलग अलग होगा। हर कलर का अपना एक वेवलेंथ है। और प्रिज्म द्वारा इस प्रकार से सफेद प्रकाश में जितने रंग की तरंगे हैं सबको अलग कर देने की परिघटना को, फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं?
विवर्तन कहते हैं, क्या करते हैं, तो डिफरेंशियल होता है ना, डिस्पर्सन। नहीं वो तो है? जो भी होता होगा, हमें वैसे हमें पता है लेकिन ध्यान दिमाग में नहीं आ रहा है। ये प्रिज्म है, ये यहाँ गिरा। वैसे तो ये सीधे जाना चाहिए लेकिन जाता नहीं, क्या होता है, सभी जो है अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाते हैं। ये अभिलंब है, इस तरफ परपेंडिकुलम है इस सरफेस पर, और इसी की तरफ सब लोग मुड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। और अगर आप जो है देखिए, अगर आप यहाँ एक पर्दा लगाएंगे, हैं? पर्दा लगा देंगे तो पर्दे पर इनके ये इसके करस्पॉन्डिंग रेड कलर होगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वायलेट होगा, और वायलेट से रेड तक इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, यही तो है। ये जो है 7 रंग के कलर आपको मिलते हैं, 7 कलर। इसमें जो है ये रेड कलर, ये रेड किनारा इंड है, लाल किनारा है, और ये जो है वायलेट इंड या ब्लू इंड जिसे कहते हैं, वायलेट इंड। ये लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और ये जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक ना। और इस प्रकार से हमें ये जो क्रम मिला है इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट। और प्रत्येक तरंग जो है, प्रत्येक कलर एक डेफिनिट वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करता है, ईच कलर करेस्पॉन्ड टू। डेफिनेट ये प्रकाश का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इतना एंगल से देखिए, जो रेड लाइट है वो थोड़ा सा मुड़ा है, ये डेल आर हो गया। जो वायलेट लाइट है वो बहुत ज्यादा मुड़ गया है, और ये जो है डेविएशन आर का है, और ये डेविएशन वायलेट का। और इसी तरह से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ ऊपर मिटा दो, इसको आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये भी घूमता है। इसको बेस को, जो बेस है ऊपर कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा, जो आर है वो नीचे और बी ऊपर चला जाएगा, रेड नीचे वायलेट ऊपर। हमेशा बेस की तरफ वायलेट, वायलेट कलर हमेशा बेस की तरफ होता है, और रेड कलर हमेशा ऊपर, प्रिज्म के ऊपर की तरफ। अब देखा जाए वेवलेंथ, तरंग, तरंगे जो है ये क्रेस्ट और ट्रो के रूप में चलती है। तरंग क्रेस्ट और ट्रो के रूप में चलती है, ये क्रेस्ट और ट्रो बनाती है। श्रृंग और गर्द के रूप में तरंग का प्रोपागेशन होता है।
तरंग क्या होता है, श्रृंग और गर्भ। ये क्रेस्ट है और ये ट्रो है, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट, श्रृंग और गर्भ ये क्रम से होते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंग क्रेस्ट ले ले, श्रृंग ले ले, या दो क्रमागत ट्रो, या एक क्रेस्ट और एक ट्रो के दो क्रमागत श्रृंग, दो क्रमागत ट्रो, या एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच की दूरी जो है, इसी को हम लैम्डा कहते हैं। हम कहें दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो क्रमागत क्रेस्ट क्रमशः सक्सेसिव एक के बाद एक अंतराल ना हो, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो सक्सेसिव ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रो। दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रो के बीच का जो दूरी होती है उसी को हम वेव, ठीक है ना। आगे देखा जाए वेव की लंबाई, तरंग की लंबाई यानी वेव लेंथ को हम सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, मिली माइक्रोन में या माइक्रोन में व्यक्त करते हैं। तो ये सभी दूरी की जो इकाइयां हैं ये आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती हैं, इनको जरा देखा जाए। एक माइक्रोन ये 10⁻⁻6 मीटर होता है या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। एक मिली माइक्रोन, एक मिली माइक्रोन ये जो है 10⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻ कितना है, हाँ 9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 मीटर या हो जाएगा 10⁻�7 सेंटीमीटर। एक मिली माइक्रोन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻�9 मीटर। आगे जो है एक एंगस्ट्रॉम देखिए, ये कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। यही होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर और ये होता है 10 नैनोमीटर के। अब आगे देखते हैं एक मिली माइक्रोन, एक नैनोमीटर की और 10 एंगस्ट्रॉम। एक मिली माइक्रोन ये होता है 1 नैनोमीटर और ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए 1 मिली माइक्रोन अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, हम कहें 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर होगा, नैनोमीटर 10⁻⁻1 मिली माइक्रोन, ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के है और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के है या 8 सेंटीमीटर के है। इसको देखेंगे तो सेमी कट जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। या हम कहें 1 मिली माइक्रोन या 1 नैनोमीटर ये इक्वल टू हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये दूरी के जो विभिन्न इकाइयां हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनकी अक्सर आवश्यकता पड़ती रहती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगला पॉइंट, जो दृश्य प्रकाश है, जो विजुअल लाइट है, उसको हम देखें
तो उसका रेंज जो है वैसे तो 3600 या 3800 से लेके के जो है 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। जो दृश्य प्रकाश है उसका जो रीजन है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच का लगभग होता है। विजुअल लाइट कॉन्स्टिट्यूट वेव्स, विजुअल लाइट constitute waves ranging from, एक बहादुर है कि नहीं, बहुत शांत है आज। 7600 इसको हम वायलेट एंड कहते हैं, ये वायलेट एंड है। तो 7600 देखा जाए वायलेट के नीचे का जो रीजन है उसको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। वायलेट के नीचे के रीजन को हम अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं, ठीक है ना। वायलेट के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं, और रेड के आगे का जो क्षेत्र है उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो जो विजुअल रेंज है वो तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं ह्यूमन आई द्वारा। देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये विजुअल होता है, विजुअल रेंज है। और ये सेंसिटिव हो, ह्यूमन आई इसके प्रति सेंसिटिव होता है। मानव आंख जो है, हमारी आंख इसके प्रति सुग्राही होती है, इसको हम आंख से देख के डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू दिस रीजन। तो हमारी आंख इस क्षेत्र के लिए सेंसिटिव होता है, यानी हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं देख कर। लेकिन इससे छोटा और इससे आगे का जो रेंज है, इससे बड़ा वाला, इससे छोटा वाला जो रेंज है वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, 3800 से छोटा वाला रेंज अल्ट्रा वायलेट कहलाता है। अल्ट्रा वायलेट, और इसको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते। इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसको हम डिटेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा, डिटेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा। और इससे बड़ा जो है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड। और इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं इसको फोटोग्राफिकली, डिटेक्टेड फोटोग्राफिकली, फोटोग्राफिकली। फोटोग्राफिक पेपर वाला है इसको डिटेक्ट करते हैं। अब आते हैं अगली जो बेसिक पॉइंट है। देखिए जो इंफ्रारेड है, हमें इंफ्रारेड को देखें तो इंफ्रारेड रीजन जो है ये दो हिस्से में हम इसको बांट के देखते हैं। 0.8 से 2.5 माइक्रोन, इसको हम नियर इंफ्रारेड कहते हैं। जो इंफ्रारेड है इसको दो रीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला 0.8 टू 2.5 माइक्रोन वेवलेंथ, और इसको हम नियर इंफ्रारेड कहते हैं, नोन एज नियर इंफ्रारेड। और 2.5 से 15 माइक्रोन, इसको हम फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं वेव नंबर क्या होता है। अगला
ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं, ये अक्सर इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम लोग वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार न्यू की, हाँ हाँ 2.5 से 15 माइक्रोन। माइक्रोन अभी मिली माइक्रोन माइक्रोन सब लिखे हैं तो देखा जाए। वेव नंबर क्या है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 1 सेंटीमीटर स्पेस में जितनी तरंगें समाहित होती हैं उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ 2.5 से 15 देखा जाए। वेव नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेव्स टोटल नंबर ऑफ वेव तरंगे, जितनी तरंगे जो है यानी कि एक वेवलेंथ के बराबर वेव कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। स्पेस ऑफ सेंटीमीटर, या हम कहें नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर वेव नंबर। एक सेंटीमीटर में जितनी तरंगे आती हैं उसी को हम वेव नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम जो है ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। सेंटीमीटर में वेवलेंथ हो तो उसका व्युत्क्रम, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर वेवलेंथ दिया है तो उसका 1/, वेवलेंथ सेंटीमीटर में करेंगे तो आपको वेव नंबर देगा। वेव नंबर इक्वल टू 1/, वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। वेव नंबर ठीक है। देखा जाए जैसे अगर 2.5 माइक्रोन किसी का वेवलेंथ, तो वेव नंबर क्या, या हम जो अभी जो है विजुअल रेंज हमने देखा 3600 से या 4000 से 8000 का लेंस, तो 4000 से 8000 का जो वेव
नंबर होगा वो क्या होगा, उसके करेस्पॉन्डिंग देखा जाएगा। लैम्डा इक्वल टू, अगर हम कहें 2.5 माइक्रोन है, वेव नंबर क्या, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2.5 माइक्रोन है। देखिए माइक्रोन में दिया है ना, हमें सेंटीमीटर में बदलना। हम जानते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, या हम कहें 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इसको जब हटाएंगे, इसकी जगह हम इसको लिख देंगे ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब हमें वेव नंबर चाहिए, तो 1/लैम्डा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर को नीचे से ऊपर कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। या हम कहें ये 10,000 हो जाएगा, एक लिख के 4 जीरो लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2.5, तो कितना आ जाएगा, 4000। ये वेव नंबर आपको, तो अगर आपको लैम्डा दिया है वेव नंबर निकाल सकते हैं, वेव नंबर दिया है लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पर अब आते हैं, फ्रीक्वेंसी अगला है फ्रीक्वेंसी। फोटो कॉपी कर लें, चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी। चालू है ना कैमरा, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, देखा जाए किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने क्रेस्ट या जितने ट्रोड या जितनी तरंगे पास होती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। अगर किसी पॉइंट से एक क्रेस्ट और एक ट्रो पास कर गया, तब कहेंगे एक तरंग निकला। फिर अगला एक क्रेस्ट और एक ट्रो पास कर गया, तो दूसरा तरंग। तो जितने क्रेस्ट हम कहें या जितने ट्रो या जितनी तरंगे प्रति सेकंड किसी बिंदु से पास होती हैं, गुजरती हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। It is the number of waves which can pass through a point in 1 second. It is the number of waves which can pass through a point in 1 second. एक सेकेंड है, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में जितनी तरंगे पास होती हैं, उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस इन साइकिल पर सेकंड, इन साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल कितना होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रो, यानी ये और ये मिला के एक साइकिल ना, एक चक्रीय है, इसमें एक क्रेस्ट है और ये, तो एक साइकिल इसको कहते हैं। जितना यानी, और यही एक तरह में जितनी इस तरह के इतने टुकड़े क्रॉस कर जाए, वही जो है फ्रीक्वेंसी है, साइकिल पर सेकेंड और देखा जाए एक हर्ट्ज एक साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। एक हर्ट्ज जो होता है एक साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेवलेंथ जितना अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही।
यानी कि इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम C कहते हैं, और ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ये जो है 2.998 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए, अगर हम दृश्य प्रकाश को देखें तो दिस 2.998 इंटू 10 पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्यूरेट 2.998। अब देखा जाए विजुअल लाइट को देखें, इसका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम होता है छोटा, यानी वायलेट एंड का, और रेड एंड का 7600। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, देखा जाए। फ्रीक्वेंसी अगर हम प्राप्त करें लैम्डा, मिटा देना, ये सब सामान्य बातें हैं, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन एक हल्का, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों की तरफ से आते भी रहते हैं। देखा जाए विजुअल लाइट, इसमें जो है जो रेड एंड है और वायलेट एंड 3800 एंगस्ट्रॉम का होता है, और रेड एंड ये जो है 7600 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए ये हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा 3 इंटू अपॉन, ये इसको जो है एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में 38 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7.88 इंटू 10 पावर 14 ये पर सेकंड आएगा, या हम कहें 7.88 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज हो गया, यही हर्ट्ज, या हम कहें 7.88 इंटू 10 पावर 8 मेगा हर्ट्ज हो गया। अगर हम रेड एंड को देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये 7600 गुणे 10⁻⁻8 जो है सेंटीमीटर के हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.94 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या हो जाएगा 3.94 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या ये हो जाएगा 3.94 इंटू 10⁻8 मेगा हर्ट्ज। ये अब हम आते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिक चीज़ें यहीं पे समाप्त करते हैं। आवृत्ति, वेवलेंथ, वेव नंबर और ये सब क्या है, विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब चीज़ें ख़त्म कर लिए हैं। अब हम आते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। आगे देखते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला पार्ट ऑर्बिटल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग देखते हैं। हम
समझ आ गई कि नहीं भाई? नहीं आए तो कल ये परेशानों करेंगे, यही सब पूछेंगे। देखा जाए अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? ये किसी भी पदार्थ पर लाइट किसी भी माध्यम से यदि हम प्रकाश को पास करते हैं तो माध्यम जो है प्रकाश के कुछ तरंगों को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह से इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश कई पार्ट में टूट जाती है। तो जो आपतित प्रकाश का अवशोषित होने वाला हिस्सा है, एब्जॉर्ब लाइट है, उसी की यानी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन की मात्रा का वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हम अध्ययन करते हैं। किसी भी पदार्थ द्वारा उस पर गिरने वाले विकिरण के अवशोषण की मात्रा, किसी भी पदार्थ द्वारा विकिरण के एब्जॉर्प्शन की मात्रा का हम वेवलेंथ के अगेंस्ट जो स्टडी करते हैं उसी को हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। तो हम कहें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें क्या होता है, मेजरमेंट हम करते हैं, माप करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ कंपाउंड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यदि लाइट का वेवलेंथ बदलते जाएंगे तो किसी भी पदार्थ द्वारा जो एब्जॉर्प्शन की मात्रा है वो परिवर्तित होती रहती है। किसी भी पदार्थ द्वारा विकिरण को एब्जॉर्ब होने वाले विकिरण की मात्रा उस विकिरण की वेवलेंथ का फलन होता है, फंक्शन होता है। वेवलेंथ बदलते जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, घटता है, यानी घट बढ़ सकता है, घटता बढ़ता रहता है। तो देखा जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ, पहला पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी is the measurement of amount of light amount of light absorbed by a compound. Compound as a function of the wavelength of light. ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वेवलेंथ के साथ, लाइट के एब्जॉर्प्शन का वेरिएशन होता है। किसी भी कंपाउंड द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका वेरिएशन जो है वेवलेंथ के साथ, हम उसी की स्टडी करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। आगे देखा जाए, अब जब किसी पदार्थ पर हम प्रकाश को गिराते हैं तो वह पदार्थ लाइट को, प्रकाश को अवशोषित करता है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। अलग अलग वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन की मात्रा अलग अलग होगी। अब वो लाइट कैसे एब्जॉर्ब करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, होता क्या है, जब हम किसी पदार्थ पर प्रकाश को गिराते हैं तो उसके जो ग्राउंड स्टेट में, उस कंपाउंड के पदार्थ के जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, लो एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट में पड़े रहते हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में पड़े रहते हैं।
और ये इंसिडेंट रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। और जब इस प्रकार से ये एक एनर्जी ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो एनर्जी का ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चूंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जुड़ा है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन लाइट का नहीं होगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अगला, इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डेड, ठीक है, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, कौन से, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेवल अतः इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ही कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन किस रेंज में होता है। अल्ट्रावायलेट वैसे विजुअल रेंज 400 से 800 मिली माइक्रोन के बीच में हम देखते हैं। 400 से नीचे अल्ट्रावायलेट, 800 से ऊपर इंफ्रारेड। तो हम अल्ट्रावायलेट यानी 200 से शुरू करें तो 200 से 800, 200 से 400 अल्ट्रावायलेट है और 400 से 800 विजुअल है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहां से कहां तक, 200 से 400 मिली माइक्रोन वेवलेंथ के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन occurs in the range of 200 से 400 से 800 मिली माइक्रोन, लमसम 200 से 800 मिली माइक्रोन में होता है। आगे देखा जाए, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूल का वो क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल क्वांटाइज होता है। मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से अगला जो उसका एनर्जी लेवल है उसी में जाएगा, बीच का एनर्जी लेवल वो प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात हम कहें कि जो प्रकाश का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का, वो एक डेफिनिट क्वांटिटी में होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो आगे देखें, सिंस एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्वांटाइज्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड to bring about the excitation is a fixed quantity. To bring about the excitation is
निश्चित मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। हर कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, लेकिन निश्चित होता है, फिक्स होता है हर कंपाउंड का। 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन electromagnetic radiation with a particular value of frequency particular value of frequency will be able to cause excitation, will be able to cause excitation। ठीक ना। अब हाँ, जैसे कोई भी कंपाउंड है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो चूंकि दोनों स्टेट का जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होगा, क्वांटाइज होता है, तो एक निश्चित मात्रा की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वह कंपाउंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कोई अलग कंपाउंड है तो उसकी भी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाली एनर्जी लेवल, एनर्जी फिक्स है, लेकिन वो अलग होगा, वही नहीं होगा। अलग अलग कंपाउंड का जो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने वाली एनर्जी की मात्रा है वो अलग अलग होगा, लेकिन सबका अपना अपना फिक्स होता है, निश्चित होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला, अगर जो है उचित फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन पास किया जाता है, किसी कंपाउंड पर गिराया जाता है, तो जो कंपाउंड है वह उस इंसिडेंट लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और इस प्रकार से सैंपल से जब बाहर वो प्रकाश निकलेगा तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया है वो एब्सेंट रहेगा, वो वेवलेंथ उसमें नहीं रहेगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम कहें कि जब कुछ वेवलेंथ निकल जाएंगी, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसकी इंटेंसिटी लगभग न के बराबर हो सकती है, समाप्त हो जाएगी। आगे हम कहें, इफ रेडिएशन ऑफ ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, इफ रेडिएशन of a desired frequency is passed on a sample किसी सैंपल पे गिराया जाता है, तो क्या होगा, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी सैंपल द्वारा, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विल प्रमोट टू द हायर एनर्जी स्टेट, एंड electron will promote to the high energy state, अब इस प्रकार से उस सैंपल से जो प्रकाश आगे हमें मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी या तो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। Thus light radiation on leaving the sample, light radiation on leaving the sample will be either less intense और completely intensity उसकी खत्म हो जाएगी, less intense
और इट्स इंटेंसिटी में भी कंप्लीटली लॉस्ट, इट्स इंटेंसिटी में भी कंप्लीटली लॉस्ट। या तो इंटेंसिटी हो गया समाप्त हो जाएगी। देखा जाए अगर हम जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी मात्रा, एब्जॉर्ब होने वाले एनर्जी या रेडिएशन की मात्रा और उसकी वेवलेंथ, किस वेवलेंथ का कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका एक रिकॉर्ड हम तैयार करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो रिकॉर्ड हम प्राप्त करते हैं उस रिकॉर्ड को हम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ऊपर मिटा दें, एब्जॉर्प्शन की मात्रा और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है, जो वेरिएशन है, या वेवलेंथ के साथ एब्जॉर्प्शन की मात्रा का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, उसे बहुत जरूरी तो नहीं है, इसको चाहे कोई छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। आगे देखा जाए, छोड़ देते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन जो। अब आगे हम लोग आते हैं, अगला पार्ट जो है वो देखते हैं, जो है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उपकरण इसमें हम क्या लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इसका हमें नहीं पढ़ना है, उपकरण क्या है, कैसे है, क्या बनावट है, कैसे वर्किंग है, ये तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे जुड़ी एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सिर्फ नोट कर लेना है इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम पे। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं, इसको नहीं देखना है, ना इससे कोई सवाल आना है, बस उससे जुड़ी कुछ एक दो बातें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एक हल्का सा होता क्या है ये तो सुन ही लीजिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, बड़ा सा मशीन होता है। अब तो कुछ छोटे छोटे मशीन हम देखते हैं, लेकिन हम लोग जो स्पेक्ट्रोमीटर देखे हैं वो बड़ा सा होता है, बड़ा सा मशीन होता है और फ्रीज जैसा ऐसे वर्टिकल भी होता है, यानी कि लेटे हुए टाइप का ऐसे होता है, या खड़ा भी होता है। तो हम लोग जो स्पेक्ट्रोमीटर हैंडल किए ऑपरेट किए हैं वो बड़ी बड़ी साइज का होता था। अब कुछ हम देखते हैं यूट्यूब पर, इन सब चैनलों पर कि छोटे छोटे अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर अब देखते हैं नए स्टाइल में। तो देखा जाए स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसमें हम क्या करते हैं, जिस सैंपल का स्पेक्ट्रा लेना होता है उसको हम एक क्यूवेट में, एक छोटा सा ट्यूब होता है उसमें डाल भर करके रख देते हैं, डाल देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर को ऑन करके उसका हम जो है वेवलेंथ बदलते जाते हैं। इंसिडेंट रेडिएशन का हम वेवलेंथ बदलते हैं, और वेवलेंथ जैसे जैसे हम बदलते जाते हैं वो हमें परसेंटेज एब्जॉर्प्शन की प्रतिशत मात्रा वो हमें डिजिटल रीडिंग सीधे देता जाता है। तो अलग अलग वेवलेंथ पर हम एब्जॉर्प्शन की मात्रा क्या है इसको हम जो है फाइंड करके और फिर लैम्डा और एब्जॉर्प्शन की मात्रा के बीच ग्राफ खींच लेते हैं और देखते हैं जिस वेवलेंथ का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, किस वेवलेंथ का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, लैम्डा और एब्जॉर्प्शन की मात्रा, इसके बीच पता लगा हम लैम्डा बढ़ाते गए, एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, फिर घटता गया। तो जिस एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है ये हम जान लेते हैं। इसी से हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जानकारी पता चलती है, क्योंकि हर कंपाउंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, और उसी से उसके जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड के ट्रांजिशन से हमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है कि कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनकी जानकारी मिल गई तो हमें उसके स्ट्रक्चर की जानकारी पता हो जाती है। तो देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन में हम पहला देखेंगे ये जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, ये 200 मिली माइक्रोन के नीचे हम सामान्यतः अवॉइड करते हैं, नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है,
इनएक्सेसिबल रीजन इसको हम कहते हैं। इसमें हमें बहुत क्लियर जानकारी नहीं मिलती है। कारण क्या है कि 200 मिली माइक्रोन के नीचे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं वो भी विकिरण को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन उस सैंपल द्वारा किया गया है, सैंपल के मॉलिक्यूल द्वारा किया गया है, या जो प्रकाश के रास्ते में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हमें किसी परिस्थिति में 200 मिली माइक्रोन के नीचे का रेडिएशन यूज करना है तो हम क्या करते हैं, पूरे स्पेक्ट्रोमीटर को इवैक्यूएट कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही तो मूल रूप से है, हम एयर को पूर्णतः निकाल देते हैं और इस टेक्निक को हम फिर वैक्यूम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट ये लिख लिया जाए, दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज नॉट यूजफुल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक is not useful. Not useful. Below 200 मिली माइक्रोन, इसे इनएक्सेसिबल रीजन कहते हैं। Since क्यों O2 and N2 gases strongly absorb below this level. इस रीजन के नीचे ये दोनों गैसें बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर देती हैं। अगर हमें इस रीजन में स्टडी करना हो, 200 के नीचे स्टडी करना है, तो हम लाइट के रास्ते में जितने नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस आने, जितना लंबा लाइट का रास्ता है, प्रकाश का पथ है, उसके रास्ते से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों, ऑक्सीजन गैसों को निकाल दें, अर्थात वैक्यूम उत्पन्न कर दें। टू स्टडी एब्जॉर्प्शन बिलो दिस रीजन, टू स्टडी एब्जॉर्प्शन बिलो दिस रीजन, इस रीजन के नीचे अगर हमें एब्जॉर्प्शन की स्टडी करना है, द होल पाथ लेंथ ऑफ रेडिएशन शुड बी इवैक्यूएटेड। द होल पाथ लेंथ ऑफ रेडिएशन, पूरा रास्ता विकिरण का, जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है उसको हम इवैक्यूएट करते हैं। रेडिएशन should be evacuated. ठीक ना? देखिए 200 से जो है 150 के, इसमें जो है ऑक्सीजन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, और इसके नीचे कर सकते हैं, बिलो इसके नीचे नाइट्रोजन जो है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। बिलो दिस रीजन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, 150 के नीचे एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। आगे देखा जाए उपकरण में, हम जो है ग्लास को हम अल्ट्रावायलेट रीजन में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, इसे हम विजुअल लाइट के लिए, विजुअल लाइट में यूज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट के लिए हम सिलिकॉन और क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन और क्वार्ट्ज दोनों में, अल्ट्रावायलेट और विजुअल दोनों में यूज किए जा सकते हैं। तो अगला पॉइंट, क्योंकि सिलिकॉन और क्वार्ट्ज ना तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं ना विजुअल, लेकिन ग्लास जो है अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। ग्लास कैन नॉट बी यूज्ड, ग्लास कैन नॉट
used in UV spectroscopy, ultraviolet because it absorbs strongly in this region. Strongly. ग्लास जो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा हुआ है कि उस कंपाउंड द्वारा, सैंपल द्वारा, ये हम नहीं जान पाएंगे, तो हम कंपाउंड की स्टडी नहीं कर पाएंगे, सही जानकारी हमें उसकी नहीं मिल पाएगी। इन दिस रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन में ग्लास बहुत तीव्रता से एब्जॉर्ब करता है, बट इट कैन बी यूज्ड इन विजुअल रीजन, बट it can be used in visible region। इसे विजुअल रीजन में हम यूज कर सकते हैं। सिलिका एंड क्वार्ट्ज जो है दोनों रीजन में, सिलिका एंड क्वार्ट्ज कैन बी यूज्ड इन बोथ UV and visible। दोनों रीजन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये ध्यान देंगे। अब आता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें ट्रांजिशन हम विभिन्न प्रकार के देखेंगे, ट्रांजिशन की कंडीशंस देखेंगे, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन देखेंगे, एनर्जी लेवल उनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो देखने जाएंगे देखेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लेकिन आज इसी पे रोकते हैं। अच्छा, कोई बोल नहीं रहा है, हमें लगा कि हमारी आवाज़ नहीं जा रही है लोगों तक, या हमारी आवाज़ लोग अच्छा, हम एक शिकायत जो है टीजीटी वाले अक्सर करते हैं कि सर पीजीटी वाले लोग अपनी क्लास में सीरियसली पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में हंगामा काटते हैं, मार बवाल काटते रहते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, हम देखते हैं कि आप लोग अपनी क्लास में एकदम नहीं बोलते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि आप लोग हैं कि नहीं, हम कनेक्ट हैं कि नहीं, घूम घूम के पीछे देखना पड़ता है। अच्छा, स्पीड भी ज़्यादा यहाँ रहती है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब कल से जो है, कल का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, कल देखा जाएगा, ठीक ना।